अभिनव के पापा जब रीता के मुंह से ये लफ्ज सुनते हैं तो खुशी से झूम उठते हैं। रीता, क्या तुम सच कह रही हो? क्या तुम सच में मेरे अभिनव से शादी करोगी? रीता, जी पापा जी। अब आपसे आप अंकल नहीं, मेरे पापा हैं। अभिनव भी रीता के मुंह से जब शादी के लिए हाँ सुनता है, उसको खुशी में समझ ही नहीं आता वो क्या करें। अभिनव के पापा रीता से, तो कब करना पसंद करोगी शादी? रीता, जब आप चाहें। अभिनव के पापा, मैं तो कल ही शादी करवाना चाहता हूँ तुम्हारी, अगर तुम दोनों को कोई ऐतराज ना हो तो। रीता, अभिनव को शरारती नजरों से देखते हुए, पापा जी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर इनको है तो आप पूछ लीजिए। अभिनव के मुंह से खुशी से लफ्ज ही नहीं निकल पाते। वो हकलाकर बोलता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है पापा, आप चाहो तो आज ही करवा दो। अभिनव के पापा, हाँ हाँ पता है मुझे, तुम कितना बेचैन हो रीता को अपना बनाने के लिए। फिर वो रीता और अभिनव दोनों को गले लगा लेते हैं। अभिनव, तुम आज और कल हॉस्पिटल नहीं जाओगे और जितने भी दोस्त हैं उन सभी को शादी पर बुला लो और सारे इंतजाम आज ही करवा लो। रीता मन में सोच रही थी कि मेरा तो कोई भी नहीं अपना, मैं किसको बुलाऊं। फिर वो सोचती है, क्यों ना मैं दादी को बुलाऊं, पर क्या वो मेरे बुलाने से आएंगी? वो तो मुझको गलत समझती हैं। अभिनव रीता को सोच में देखता है तो पास आकर कहता है, क्या हुआ, क्या सोच रही हो? गलत फैसला तो नहीं ले लिया? रीता अभिनव को छेड़ते हुए, हाँ सच में मैं यही सोच रही थी, पर आपको कैसे पता? अभिनव, रीता की बच्ची अभी रुक। अभिनव उसको पकड़ने के लिए भागता है, पर रीता थोड़ा तेज भागती है तो अभिनव उसको मना करता है, रीता थोड़ा हल्के, वरना दिक्कत होगी मेरे बच्चे को। रीता, ओ मेरे बच्चे, अब से ये हमारा बच्चा है, ना कि मेरा तेरा। अभिनव, हाँ ये सही है, वैसे हम बेबी का नाम क्या रखेंगे? रीता, ये सब बाद में, पहले शादी कर लें। अभिनव, ओ हाँ, तुमने मुझे बातों में लगा लिया, मैं जा रहा हूँ, बहुत काम है, कल शादी भी है। कहते हुए अभिनव घर के बाहर चला जाता है। रीता, कितने झूठे हैं ये, मैंने इनको बातों में लगाया या मुझे इन्होंने? फिर अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहती है, तुम बहुत खुशनसीब हो, तुमको दुनिया के सबसे अच्छे पापा मिलने वाले हैं। अब तुमको कोई भी बुरा नहीं कहेगा और मुझे भी लोगों के ताने नहीं सुनने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं अपने मतलब से अभिनव जी से शादी कर रही हूँ, वो बहुत अच्छे इंसान हैं, इसीलिए मैं उनका साथ चाहती हूँ। अब बस तुम जल्दी से आ जाओ इस दुनिया में, तुम बहुत खुश रहोगे। तभी अभिनव के पापा, और तुम क्या, तुम सच में खुश हो मेरे अभिनव से शादी करने के लिए? रीता, जी पापा, मैं बहुत खुश हूँ। अभिनव जी ऐसे इंसान की कल्पना तो लोग सिर्फ कहानियों या सपनों में करते हैं, पर मुझे वो हकीकत में वो इंसान मिल रहे हैं जिनकी लड़कियां कल्पना करती हैं। अभिनव के पापा, रीता बेटी, तुम बहुत अच्छी बेटी हो, चलो तुमको मैं शॉपिंग पर ले चलता हूँ, जो भी लेना हो ले लेना। रीता, ओके पापा जी। रीता और अभिनव के पापा दोनों ही मार्केट जाते हैं। सारी शॉपिंग करने के बाद वो गाड़ी में सारा सामान रखवाते हैं। देखते हैं कि मोबाइल कहीं शॉप पर ही भूल गए थे। वो रीता को गाड़ी में बैठने के लिए बोलते हैं और शॉप पर अपना मोबाइल लेने चले जाते हैं। रीता गाड़ी में बैठी इधर उधर देखने लगती है। तभी उसकी नज़र कुछ दूरी पर बैठी यश की दादी पर पड़ती है। वो गाड़ी से उतरकर दादी के पास जाती है, दादी को आवाज़ देती है। दादी रीता की तरफ देखती नहीं है। तभी रीता, दादी मेरी तरफ देखिए ना प्लीज। दादी ने उसको देखते ही मुंह फेर लिया, जा यहाँ से, अब क्या लेने आई है और क्या रिश्ता है तेरा मेरा? सारे रिश्ते तो तुम उसी दिन तोड़ चुकी थी जब तुमने उस ड्राइवर के साथ। छी। रीता, दादी नहीं, ऐसा नहीं है दादी, कम से कम आप तो मुझ पर यकीन करें, वो सब झूठ था दादी। आपको लगता है कि मैं यश जी को धोखा दे सकती हूँ, पर सच ये नहीं है, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, उनको धोखा नहीं दिया, बल्कि उन्होंने मुझे धोखा दिया है, बिना बताए चले गए और इतने दिनों में एक बार भी नहीं पूछा कि मैं कैसी हूँ, मेरी क्या गलती थी? उनसे सच्चा प्यार किया यही ना, शायद मुझे उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। दादी, रीता मेरे यश ने तुमको धोखा नहीं दिया, जरूर इस अवंतिका ने कुछ किया होगा, वरना मेरा यश ऐसा नहीं है। रीता, अगर आपका यश ऐसा नहीं है तो मैं भी ऐसी नहीं हूँ। उनको सब कुछ अपना मानकर खुद को उनको सौंप दिया था, पर वो तो अचानक से मुझे छोड़कर चले गए। दर दर की ठोकरें खाई थीं वो तो भला अभिनव जी और उनके पापा का, जो एक बदनाम लड़की को सहारा दिया और एक नाजायज औलाद को अपना रहे हैं।
मेरा तो जीने का मकसद ही खत्म हो चुका था, पर उन्होंने मुझे जीना सिखाया और हर कदम पर मेरे साथ खड़े हैं। दादी, मैं शादी कर रही हूँ, आप आओगे ना? क्योंकि मेरी तरफ से शादी में मेरा कोई अपना भी नहीं है। वैसे तो अभिनव जी के पापा और अभिनव जी मेरे अपनों से कम नहीं हैं, पर आप आएंगी तो मुझे खुशी होगी। इतने में अभिनव के पापा आ जाते हैं। रीता, ये कौन है? क्या तुम इनको जानती हो? रीता, जी पापा, ये मेरी दादी हैं। अभिनव के पापा, ओ, आपकी बहुत तारीफ सुनी है मैंने रीता से। रीता, दादी आप यहाँ क्या करने आई थी? दादी, अरे बेटी, तुमको तो पता है ना, मैं हर साल महाशिवरात्रि पर दान करती हूँ, बस इसीलिए आई थी नई नौकरानी के साथ यहाँ कुछ सामान लेने। रीता दादी को नमस्कार करके चली जाती है। अभिनव के पापा रास्ते भर रीता को नोटिस करते हैं। वो किसी सोच में थी, पर वो कहते कुछ नहीं। दूसरे ही दिन अभिनव और रीता की शादी शहर के सबसे बड़े शादी हॉल में होती है। आज रीता पहली बार पार्लर जाकर तैयार हुई थी। वो थी खूबसूरत, ऊपर से पार्लर वाली ने उसकी खूबसूरती को और भी निखार दिया था। जब वो पार्लर से निकली तो हर कोई उसको देखता ही रह गया। इतनी अच्छी और मासूम चेहरा और खूबसूरती, जैसे पहली बार किसी ने ऐसी दुल्हन देखी हो। रीता जब कार में बैठी तो अभिनव तो उसको देखता ही रह गया। उसने पलक झपकाए बिना न जाने कितनी देर तक रीता को देखा। अभिनव के इस तरह देखने से रीता शर्मा गई। रीता, अभिनव जी, पिछले 10 मिनट से आप मुझे देख रहे हैं, अगर जी भर गया हो तो हॉल चलें। अभिनव खुद को संभालते हुए, मन कर रहा है पूरी जिंदगी निकाल दूं यहीं तुमको देखते हुए। रीता हंसते हुए, आपकी ही हूँ, पर आपको इसके लिए समाज और कोर्ट की तरफ से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। उसके लिए आपको अभी शादी हॉल चलना है, फिर कल को कोर्ट। अभिनव, हाँ बिल्कुल, ड्राइवर बहुत जल्दी चलाओ गाड़ी, अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। रीता जब हॉल में कदम रखती है तो वहाँ की डेकोरेशन देखकर दंग रह जाती है। इतनी आलीशान शादी है उसकी, पर उसकी शादी में उसके अपने कोई भी नहीं शामिल हैं। वो आसमान की तरफ देखकर मन ही मन कहती है, माँ, पिताजी, आज आप लोग बहुत खुश होंगे। आपने या मैंने कभी भी सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था जो मुझको मिला है। बस वहीं से आप दोनों का आशीर्वाद चाहिए। रीता अंदर जाती है। हॉस्पिटल के ही 2-3 लड़कियां पकड़कर उसको अंदर ले जाती हैं। हर कोई तारीफ कर रहा था इस शादी और सजावट की, क्योंकि इतने कम समय में इतनी आलीशान शादी बहुत कम होती हैं। रीता अंदर जाकर चेयर पर बैठ जाती है, तभी किसी के स्पर्श से वो चौंक जाती है। रीता जब मुड़कर देखती है तो दादी को देखकर उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। दादी रीता को गले लगा लेती हैं। दोनों बहुत देर तक एक दूसरे से अलग नहीं होती। कुछ समय बाद दादी कहती हैं, मैं ऐसा नहीं हूँ, और दोनों ही हंसने लगती हैं। रीता स्टेज पर जाती है। वहाँ अभिनव भी बैठा होता है। अभिनव रीता को खुश देखकर बहुत खुश होता है। रीता अभिनव को देखकर आंखों ही आंखों में बहुत कुछ कह जाती है। अभिनव को थैंक यू कहती है। अभिनव भी उसकी आंखें पढ़ लेता है और मुस्कुरा देता है। शादी हो जाती है। पूरी शादी में दादी शामिल थीं। रीता को बहुत खुशी हुई। रात काफ़ी हो गई थी। रीता और अभिनव भी सारी रस्मों के बाद थक गए थे। घर जाते ही दोनों ने चैन की सांस ली। अभिनव अपने कमरे में आया तो रीता को सेज पर देखकर एक बार तो झिझका, फिर वो रीता के पास गया। अभिनव, रीता, कपड़े चेंज कर लो, काफ़ी हैवी ड्रेस है, तुमको परेशानी होती होगी। रीता, पर आप कुछ भूल रहे हैं। अभिनव, मैं नहीं तो। रीता, मेरी मुंह दिखाई दें। अभिनव, ओ सॉरी, पर तुम ये चेंज कराओ, फिर देते हैं तुम्हारी मुंह दिखाई। रीता, अभिनव जी, मैं आपसे ये हक तो नहीं छीन सकती। आप मेरे चेहरे से दुपट्टा हटाएं, फिर मैं कपड़े बदलती हूँ। अभिनव, ओके। अभिनव प्यार से उसके चेहरे से दुपट्टा हटाता है। रीता को देखकर वो खुद को बहुत मुश्किल से काबू में लाता है और कहता है, आज तो तुम मुझसे कोई कांड करवा कर ही रहोगी। रीता शर्मा जाती है। अभिनव, अच्छा बोलो, क्या लेना है तुमको? अपनी मुंह दिखाई पर रीता अभिनव के हाथ को अपने हाथ में लेकर कहती है, अभिनव जी, आपने अभी तक मुझे दिया और आज शादी में दादी को बुलाकर मुझे तोहफा दिया है। इसके अलावा मुझे अब न जिंदगी से कोई शिकायत है और न ही किसी गिफ्ट की तमन्ना। भगवान ने मुझे पूरी जिंदगी के लिए तोहफे में आपको दिया है। आप जैसा हमसफर मिल गया, और क्या चाहिए। अभिनव, अच्छा जी, तो तुम इतनी रोमांटिक बात भी करती हो, मुझे तो पता ही नहीं था। रीता, इसमें मुझे कोई भी बात रोमांटिक नहीं लगी। फिर दोनों ही हंस देते हैं।
अभिनव, रीता सच तो ये है कि तुम मुझे मिल गईं, अब और क्या चाहिए? अगर तुम नहीं मिलती तो मेरी जिंदगी कैसे गुजरती तुम बिन? रीता, पर आपको दादी का कैसे पता चला? अभिनव, मुझे पापा ने सब बता दिया था। फिर मैं बहाने से दादी के पास गया। इत्तेफाक से वहां पर कोई और था भी नहीं, इसलिए मैं दादी को ले आया। एक मजे की बात यह है कि दादी भी आना चाहती थी शादी में। कुछ बातों के बाद रीता और अभिनव कपड़े चेंज करके सो जाते हैं। सुबह रीता उठते ही नाश्ता तैयार करती है और अभिनव और पापा को बुलाकर नाश्ता करने के लिए कहती है। अभिनव के पापा, अरे रीता बेटी, आज तो बहू ने घर में पहली बार रसोई की है, तो नेक भी देना होगा, पर तुमने कुछ मीठा तो बनाया ही नहीं। अभिनव रीता को छेड़ते हुए, अरे पापा, इसको याद ही नहीं होगा कि इसकी शादी हो गई है, और रीता की आंखों में प्यार से झांकता है। रीता मुंह बनाकर, हैं, भूल गई थी, मेरे बॉस अब मेरे हस्बैंड बन गए हैं। वैसे पापा, मैंने आपके लिए मीठा बनाया है, लेकिन सिर्फ आज के लिए, इसके बाद आपका मीठा बंद। अभिनव के पापा ने रीता के सर पर प्यार से हाथ रखा और कहा, तुम जैसी बहू सभी को मिले। नाश्ता होने के बाद अभिनव को कमरे से कुछ खटखट की आवाज़ सुनाई देती है। अभिनव कमरे में जाता है तो देखता है कि रीता कमरे में कुछ कर रही थी। अभिनव, क्या हो रहा है मैडम? बहुत आवाज़ आ रही है आपके कमरे से। रीता हंसते हुए कहती है, आप भूल रहे हैं अभिनव जी, ये आपका कमरा था जो कि अब हमारा है। अभिनव, हाँ मुझे पता है, पर तुम कर क्या रही हो? रीता, दादी और पापा जी की तस्वीर लगानी है यहाँ, क्योंकि जब भी मैं सुबह में उठकर इनको देखूं तो। अभिनव, हाँ बोलो तो क्या? रीता, तो बच्चा इन पर ही जाएगा। अभिनव, ओ, दादी और दादा की फोटो यहाँ है, पर मेरी नहीं, क्यों? मेरा बच्चा होगा तो मुझ पर भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। रीता, पर मुझे आप जैसा बच्चा नहीं चाहिए। अभिनव, थोड़ा नाराज होकर, इतना बुरा भी नहीं हूँ मैं। रीता, अच्छा तो कितने बुरे हैं? अभिनव, तुम मुझको छेड़ रही हो। रीता, नहीं अभिनव जी, आप कोई मेरी साली थोड़े हो। रीता और अभिनव की ये प्यार भरी तकरार देखकर अभिनव के पापा बहुत खुश होते हैं। तभी दादी भी वहां आ जाती हैं। दादी, अरे बच्चों, मुझे बहुत खुशी हो रही है तुमको देखकर। दादी को आता देख दोनों दादी के पास आकर नमस्ते करके पाँव छूते हैं। दादी, बस बस बच्चों, और कैसे हो? रीता, मैं तो ठीक हूँ, इनका पता नहीं। अभिनव, मैं भी ठीक हूँ दादी। दादी अब रीता से रोज किसी न किसी बहाने से मिलने आ जाती थी। अभिनव और रीता की जिंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी, पर खुशियों के बीच गम न हो, ऐसा कभी होता है? कुछ दिनों बाद रीता को एक मुसीबत का सामना और करना था। रीता और अभिनव की जिंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी। दादी भी उससे मिलने आती रहती थी। कुछ समय बाद रीता को एक प्यारी सी बेटी होती है। उसका नाम दादी अपने नाम पर ही रीता और अभिनव की बेटी का नाम रखती हैं लक्ष्मी। छोटी लक्ष्मी बिल्कुल दादी पर गई थी। उन्हीं की तरह उसका प्यार, उसका गुस्सा और उसके नखरे सब दादी पर गया था। समय बीतता गया। रीता ने अपनी पढ़ाई भी पूरी कर ली और लक्ष्मी अब छोटी से बड़ी हो गई थी और बहुत ही शरारती भी हो गई थी। दादी की तबीयत अब खराब रहने लगी थी। वो रीता के घर अब बहुत कम आ पाती थी। रीता उनकी तबीयत को लेकर चिंतित थी, पर वो खुद नहीं जा सकती थी। दादी ने भी उसको कसम दे रखी थी कि यहाँ मत आना, वरना अवंतिका फिर कुछ नया कारनामा करेगी। दादी भी अब रीता और अभिनव की खुशियों से खुश थीं। वो चाहती थीं अब उनको किसी की नज़र ना लगे। एक रोज दादी हॉस्पिटल दिखाने के बहाने से अभिनव और रीता से मिलने आईं। रीता को उनकी हालत देखकर बहुत दुख हुआ। बहुत कमजोर हो गई थी वो पहले से। रीता ने जिद करके एक दिन के लिए दादी को वो अपने घर ले गई। वहां उनकी बहुत सेवा की। दादी के ड्राइवर से भी मना कर दिया कि किसी को बताना मत कि दादी यहाँ आती हैं। रात को रीता कुछ लिख रही थी। दादी, तुम अब भी लिखती हो? रीता, जी दादी, सारे दुख दर्द लिखे हैं, तो अब सोचती हूँ अपने प्यार भरे दिन भी लिखूं। रीता डायरी लिखकर उसको अलमीरा में रख देती है। दादी, रीता बेटा, मुझे एक कप चाय मिल जाएगी? रीता, जी दादी, अभी लाती हूँ। रीता के जाते ही दादी उस डायरी को निकाल लेती हैं। डायरी के एक दो पन्ने पढ़ने के बाद वो उसको अपने कमरे में, रीता के घर में जिस कमरे में रुकती हैं, ले आती हैं। रीता अपने कमरे में देखती है दादी नहीं होती हैं। वो उनके कमरे में जाकर उनको चाय देती है। दादी चाय लेकर रीता से कहती हैं, तुम जाओ, सुबह उठना भी है।
अब तो तुम एक अच्छी डॉक्टर बन गई हो, बहुत जिम्मेदारी है तुम पर। रीता हंसकर दादी को प्यार करती है और कहती है, दादी आप भी जल्दी सो जाना, डायरी पढ़ने के चक्कर में पूरी रात मत जागना। रीता दादी को डायरी छुपाते हुए देख लेती है, इसलिए ऐसा बोलती है। दादी भी मजाक में, तुम्हारी लव स्टोरी पढ़ूंगी बस। रीता अपने कमरे में आ जाती है और अभिनव भी वहीं होता है। अभिनव, बहुत देर कर दी, दादी ठीक है ना? रीता, जी ठीक हैं। सुबह होते ही दादी चली जाती हैं। रीता उनको रोकना चाहती है पर रोकती नहीं। दादी के कमरे की सफाई करते हुए उसको वो डायरी मिलती है। रीता थोड़ा सा हंसती है और डायरी उठाकर अलमीरा में रख देती है। रीता को कुछ समय बाद खबर मिलती है कि दादी का देहांत हो गया है। वो बहुत बुरी तरह से टूट गई थी, उनको देखना चाहती थी, इसलिए अभिनव ने उसको दादी के अंतिम दर्शन के लिए भेज दिया। रीता पल्लू डालकर वहां बैठ गई क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अवंतिका उसको देखे। अभिनव भी शमशान में गया था पर अवंतिका के पति ने माँ के दुख में किसी पर ध्यान ही नहीं दिया कि कौन आया है कौन नहीं। रीता अपने साथ अपनी डायरी ले गई थी जिसमें दादी ने सबसे आखिरी पन्ने पर लिखा था, तुम खुश हो, मैं खुश हूँ, लेकिन मैं चाहती थी कि तुम मेरे यश की पत्नी बनो। मैं जहाँ भी रहूंगी मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। रीता ने चुपके से उस डायरी को दादी के अलमीरा में रख दी कि यहाँ कोई सफाई करेगा तो उसको डायरी मिलेगी, शायद यश जी की नज़र इस पर पड़ जाए। उनको भी सारी बातें पता होनी चाहिए कि मैं कितना खुश हूँ। वो तो बेवफा निकले। वो डायरी रखकर वापस जा रही थी कि इसके पापा से टकरा गई। इसके पापा ने उससे माफ़ी मांगी, बोले मुझे माँ ने सब सच बता दिया है, तुम बहुत अच्छी हो। डायरी वाली कहानी समाप्त। यश पूरी डायरी पढ़ चुका था। यश की आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो सच में खुद को बेवफा मान रहा था। वो उस रात को याद करने लगा जब उसकी माँ अवंतिका ने उसको जबरदस्ती और कसम देकर रात में ही नाना के यहाँ जाने को बोला था। यश का मोबाइल भी उन्होंने ले लिया था और कसम दी थी कि जब तक तुम कामयाब नहीं हो जाते तब तक इस घर में कदम नहीं रखोगे। मैंने माँ से जब रीता के बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि वो बहुत ही बिगड़ी हुई लड़की है। उसके पापा के यहाँ से आया हुआ ड्राइवर उससे वो रात में मिलने जाती है। मुझे यकीन नहीं हुआ था पर रात में जब माँ ने मुझे दिखाया तो मुझे थोड़ा सा शक हुआ रीता पर, लेकिन फिर भी मैं रीता से एक बार बात करना चाहता था। माँ ने कसम देकर रोक दिया था और कहा था कि हमारी कंपनियां लॉस में चल रही हैं, पहले तुम उससे निपटो, फिर तुम अगर रीता से शादी करना चाहते हो तो कर लेना, मैं मना नहीं करूँगी। मैंने भी माँ की बात मान ली और रीता को पाने के चक्कर में मैं उससे दूर हो गया। अब समझ आया माँ की ये सब चाल थी। मुझे तो अभिनव के एक्सीडेंट वाले दिन ही पता चला कि लक्ष्मी मेरी बेटी है, क्योंकि रीता अक्सर जिसको याद करके रोती थी वो कोई और नहीं, मेरी और दादी की फ़ोटो थी जो वो घर से जाते हुए ले गई थी। यश डायरी पढ़ने के बाद लक्ष्मी को बहुत प्यार से देखता है। यश को अब अपनी माँ से नफरत सी होने लगती है। सुबह होती है, सभी लोग नाश्ते पर होते हैं। यश भी नाश्ते पर आता है। अवंतिका, यश बेटा लक्ष्मी को भी उठा लो, उसने रात भी सही से नहीं खाया था। यश, क्यों माँ, आपको अचानक से लक्ष्मी पर इतना प्यार क्यों आ रहा है? आखिर है तो ये उसी करेक्टर लेस रीता की बेटी जो आपके ड्राइवर के साथ भाग गई थी। पता नहीं कहाँ का गंदा खून हो ये, फिर आप क्यों इतना तड़प रही हैं उसके खाने या ना खाने से? यश के पापा, यश ये क्या तरीका है अपनी माँ से बात करने का? यश, बस पापा, आप बस करिए, इतने सालों से अब तक चुप हैं आप, और कब तक चुप रहेंगे? क्यों माँ की गलतियाँ छुपाते हैं सिर्फ इसलिए कि आप एक एम्प्लॉय थे इनके यहाँ, पर अब नहीं हैं। शायद आप भूल रहे हैं कि जुल्म देखने वाला भी उतना ही पाप का भागीदार है जितना जुल्म करने वाला होता है। आपको सब सच्चाई पता है फिर भी आप चुप रहते हैं। वो आपकी कमजोरी है पर मेरी नहीं। मैं इस घर में अब एक पल भी नहीं रहूँगा जहाँ मेरी और मेरे प्यार की कद्र नहीं हुई। मेरे पीछे से मेरे प्यार पर इल्ज़ाम लगाकर उसको दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया। अवंतिका चुपचाप सुन रही थी, कहती भी क्या, आखिर अपने ही बेटे के सामने आज उसकी सच्चाई जो आ गई थी। यश ने अपना बैग उठाया और लक्ष्मी को लेकर जाने लगा। अवंतिका, यश बेटा प्लीज मुझे माफ़ कर दो, तुम जैसा कहोगे अब वैसा होगा, पर मुझे छोड़कर मत जाओ। यश के पापा, यश मैं कमज़ोर नहीं हूँ, बस अपना घर बनाए रखने के चक्कर में हमेशा मुझे झुकना पड़ा, क्योंकि अगर झुकता नहीं
तो हम दोनों का रिश्ता बिगड़ जाता और उसकी सज़ा तुमको मिलती। मैं नहीं चाहता था कि हम दोनों की आपसी लड़ाई में तुम्हारे ऊपर कोई भी असर पड़े। मैं तुमको माँ-बाप दोनों का प्यार देना चाहता था। मुझसे बहुत गलतियाँ हुई हैं, मुझे माफ़ करना बेटा। अवंतिका, यस, मुझे भी अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। मुझे माफ़ कर दो बेटा। मुझे खुद से और मेरी पोती से जुदा मत करो। यस, माँ, आज आपको अपनी पोती की याद आई। उस समय ये प्यार और ममता कहाँ गई थी जब रीता के पेट में थी। आपकी वजह से मेरी रीता मुझसे दूर हुई है। मैं आपको कभी माफ़ नहीं कर सकता। आप माँ हैं मेरी, इसलिए मैं आपकी तरह कठोर नहीं हूँ। नहीं जाता मैं कहीं भी, ना लक्ष्मी जाएगी। पर कब तक? कल ना कल तो लक्ष्मी को यहाँ से जाना ही पड़ेगा। माफ़ी अगर मांगनी है तो रीता से मांगो, शायद आपको वो माफ़ करे। कुछ समय बाद अवंतिका और बाकी सब हॉस्पिटल जाते हैं। अभिनव की हालत में कोई भी सुधार नहीं था। वो कोमा में जा चुका था। कब आएगा होश में, आएगा भी या नहीं, डॉक्टर ने कुछ भी नहीं बताया। अभिनव अब बस एक लाश बनकर रह गया था और रीता भी एक बेजान बनकर रह गई थी। उसको न खुद की फिक्र थी न लक्ष्मी की, बस अभिनव के पास घंटों बैठी रहती थी। अभिनव के पापा भी आ गए थे। अभिनव की हालत का तो उनको गम था ही, पर रीता की ये हालत देखकर वो टूट गए थे। यश और यश की बाकी फैमिली अभिनव के पापा से मिली। अवंतिका अभिनव के पापा को पहले से जानती थी। थोड़ी बातें हुई, फिर अवंतिका ने कहा, अगर आपको कोई ऐतराज ना हो, कि हम लक्ष्मी को अपने घर रख सकते हैं जब तक रीता खुद इस काबिल नहीं हो जाती कि वो अपना और अपनी बेटी का ख्याल रख सके। अभिनव के पापा, पर क्या लक्ष्मी कि आप लोगों में घुल मिल पाएगी? अवंतिका, जी बिल्कुल। कल रात भी वो हमारे ही पास थी। इससे उसका काफ़ी लगाव है, वो उसको अच्छे से रख सकेगा। अभिनव के पापा ने कहा, इस समय तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या सही है क्या गलत, पर आप लोग अगर लक्ष्मी से इन सब से अलग रखेंगे तो उसके लिए ही अच्छा है। इतना साथ देने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। अवंतिका, उसमें धन्यवाद वाली कोई बात नहीं है। शायद कुछ अच्छा करने से हमारे भी कुछ पाप कम हो जाएं। क्या मैं रीता को भी घर ले जा सकती हूँ? क्योंकि वो यहाँ इस हाल में रहेगी तो उसके दिमाग पर बहुत असर पड़ेगा। शायद माहौल थोड़ा चेंज हो तो वो खुद को संभाल पाए। बाकी हम सब आते रहेंगे अभिनव को देखने के लिए। अभिनव के पापा ने हाँ कह दिया था, क्योंकि वो भी रीता को इस हाल में नहीं देखना चाहते थे। अवंतिका सभी को लेकर घर चली गई। यश और अभिनव के पापा अभी भी हॉस्पिटल में ही थे। अवंतिका ने रीता और लक्ष्मी का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। कुछ समय बीता। इधर यश अभिनव का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। वो ज़्यादातर वक्त वहीं हॉस्पिटल में ही बिताता था। अभिनव को होश आ गया था, पर वो अपनी पुरानी जिंदगी भूल चुका था। वो अभी पिछले 10 साल पहले ही जिंदगी में था। रीता भी अब थोड़ा बहुत संभल गई थी। रीता अब लक्ष्मी का ख्याल खुद से रखती थी। उसके सही होते ही अवंतिका ने उससे माफ़ी मांगी। रीता का दिल बहुत बड़ा था। उसने तुरंत अवंतिका को माफ़ कर दिया और अब उसके दिल में अवंतिका के लिए कोई भी बुराई नहीं थी, बल्कि वो उनकी शुक्रिया करती थी कि इस मुश्किल समय में अवंतिका उसके साथ है। अभिनव के इलाज के लिए यश ने विदेश से डॉक्टर को बुलाया था। रीता को जब ये खुशखबरी मिली कि अभिनव को होश आ गया है तो वो लक्ष्मी को लेकर हॉस्पिटल गई। रीता जैसे ही अभिनव के पास गई, उसको गले लगाकर बहुत रोई, फिर उसके माथे पर और गालों पर बहुत प्यार किया। अभिनव ने रीता को दूर करते हुए कहा, आप कौन? रीता का ये सुनना था कि वो अपने होश ही खो बैठी। रीता कुछ बोलती उससे पहले ही डॉक्टर ने रीता को इशारा किया। वो डॉक्टर के केबिन में आई। डॉक्टर ने उसको बताया कि अभिनव पिछले 10 साल की बातें भूल चुका है। अब उसको याद है तो सिर्फ पिछले 10 साल पहले की बातें। इस समय अभिनव को हम कुछ याद ना ही दिलाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि वो करीब 2 महीने बाद कोमा से वापस आया है। अगर उसको कुछ भी जबरदस्ती याद दिलाने की कोशिश की तो शायद वो फिर से कोमा में जा सकता है। रीता ये सब सुनकर दंग थी और वहीं बेहोश होकर गिरने वाली थी। तभी यश ने उसको संभाल लिया। कुछ समय बाद यश को बताया गया कि रीता प्रेग्नेंट है। उसका बहुत ध्यान रखना है, वो बहुत कमज़ोर है और उसकी सेहत से उसके होने वाले बच्चे पर भी इसका असर पड़ सकता है। इसलिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखने की कोशिश करें। यश रीता को घर ले गया और अवंतिका को सारी बात बताई। अवंतिका शायद बच्चे वाली बात से खुश नहीं हुई। अवंतिका, यस, रीता की हालत अभी ऐसी है, वो खुद को भी नहीं संभाल सकती। फिर ये बच्चा, क्या हम इस बच्चे का
अवंतिका पूरी बात कह भी नहीं पाई थी कि यश ने तेज आवाज में कहा, मॉम प्लीज अब जहर घोलने की कोशिश ना करें आप, रीता की जिंदगी को और मुश्किल ना बनाएं। अवंतिका, यस बेटा, तुम तो हर बार मुझे गलती समझते हो। मैं तो रीता की हालत देखकर कह रही थी कि ऐसे समय में बच्चे का वो ख्याल ही नहीं रख पाएगी। हम रीता का अबॉर्शन करवा देते हैं। यस, नहीं मॉम, रीता का ख्याल मैं रखूंगा, आप उसकी फिक्र ना करें। अब मैं और गलत नहीं कर सकता उसके साथ। यस अब अपना सारा ध्यान रीता पर देता था। उसको टाइम से दवा देना, खाना खिलाना और डॉक्टर को दिखाना, साथ ही साथ अभिनव की भी देखभाल वही करता था। देखते देखते समय बीत गया। अब यश रीता के बहुत करीब आ गया था। वो रीता को एक बार फिर से चाहने लगा था। उसको एक बार फिर से रीता से मोहब्बत हो गई थी। इधर अभिनव थोड़ा ठीक हुआ तो उसके पापा उसको घर ले आए। रीता भी चाहती थी कि अभिनव के साथ रहे, पर अभिनव को सच्चाई तो बताई नहीं जा सकती थी, इसलिए वो नर्स बनकर अभिनव की देखभाल करना चाहती थी। अभिनव के पापा नहीं चाहते थे कि उनकी बहू इस हाल में अभिनव की फिक्र करे, पर न चाहते हुए भी वो रीता को नर्स बनाकर घर ले आए। अभिनव ने जब रीता को देखा तो कहने लगा कि आप वही हो ना जिसने मुझे प्यार किया था, मैं आपको नहीं जानता कि आप मुझे जानती हो। तभी अभिनव के पापा कहते हैं, अभिनव ये नर्स है तुम्हारी, इन्होंने ही तुम्हारी जान बचाने के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया। अभिनव, अच्छा आप नर्स हो, मेरी देखभाल करने के लिए आई हो। रीता सिर्फ अभिनव को देख रही थी। कितना मासूम सा था अभिनव, जो हर समय हंसी मजाक करता हो। रीता ने मन ही मन सोचा, कभी ना भूलने का वादा किया था, आप तो मुझे ही भूल गए। रीता लक्ष्मी को घर नहीं लाई थी क्योंकि वो अभिनव को पापा कहती तो अभिनव हजार सवाल करता, इसलिए रीता ने उसको बहुत प्यार से समझाया था कि कुछ समय बाद वो उसको लेने आएगी। यश भी अभिनव के घर आता जाता रहता था। एक दिन रीता अभिनव को नाश्ता करवा रही थी, तभी उसकी तबीयत खराब होने लगी। वो बाहर गई और उसकी उल्टी हो गई। अभिनव के पापा ने रीता को पानी दिया और कहा, बेटी ऐसी हालत में तुम ज्यादा काम मत किया करो, अभिनव का ख्याल मैं खुद रख सकता हूँ। तुम माँ बनने वाली हो, अपना नहीं तो कम से कम होने वाले बच्चे का तो ख्याल करो। अभिनव सब कुछ सुन लेता है और रीता के पास आकर कहता है, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? क्या तुम्हारी शादी हो गई है? तुम्हारा पति कौन है? इतने सारे सवाल एक साथ सुनकर रीता का सर चकरा गया। वो खुद को नहीं संभाल पाई और वहीं बेहोश होकर गिर गई। कुछ समय बाद रीता को होश आया तो अभिनव और यश दोनों हंसकर बात कर रहे थे। दोनों रीता के पास ही बैठे हुए थे। रीता को होश में आते ही अभिनव ने कहा, लो उठ गई मैडम। यश ने भी रीता की तरफ देखा। अभिनव ने रीता से कहा, तुमने बताया क्यों नहीं कि यश तुम्हारा पति है? रीता बड़ी बड़ी आंखों से यश और अभिनव को देख रही थी और सोच रही थी, ये क्या बोल रहे हैं अभिनव। रीता कुछ कहती उससे पहले ही दरवाजे के पास खड़े अभिनव के पापा ने इशारे से उसको चुप रहने का इशारा किया। अभिनव, अभी कैसी हो तुम? रीता, ठीक हूँ। अभिनव, तुम एक नर्स होकर खुद का ख्याल नहीं रख सकती, वो भी इस हाल में। अपना नहीं तो कम से कम बेबी के बारे में तो सोचो। अभिनव बोलता जा रहा था और रीता उसको देखे जा रही थी। अभिनव को खुद की फिक्र करते हुए उसकी आंखों से कुछ बूंदें आंसू की टपक गईं। अभिनव, यस तुम तो अपनी बीबी का ख्याल रखा करो, कितनी प्यारी है ये, तुम इसको काम पर क्यों भेजते हो? ऐसी हालत में कुछ दिन छुट्टियां ले लो। रीता, नहीं वो मुझे अच्छा लगता है काम करना, और वैसे भी अभी टाइम है डिलीवरी में तो मैं कर सकती हूँ। रीता को ये डर सता रहा था कि अगर अभिनव ने जिद करके मुझे काम पर आने से मना कर दिया तो मेरा क्या होगा? मैं अभिनव और इस घर के बिना कैसे रह पाऊंगी? यश भी रीता की भावनाएं समझ गया था। यस, अभिनव, रीता को काम करने की बहुत आदत है और इनको अपने काम से बहुत प्यार है और मैं किसी भी काम को मना नहीं करता। अभिनव, लगता है बहुत प्यार करते हो इनसे, तभी तो इनकी हर बात मानते हो। रीता मन ही मन सोचती है, यश जी का तो पता नहीं, पर आपको मेरी फिक्र और मुझे भूल जाओगे, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। वो खुद के आंसू रोक नहीं पाई और वहां से चली गई। गीता अभिनव का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। टाइम पर दवा देना, नाश्ता खाना, उसकी हर चीज का ख्याल रखना। 2 दिन बाद रीता अभिनव को नाश्ता करवा रही थी कि तभी गेट पर कोई आया। रीता ने जब गेट खोला तो कोई पतली सी लड़की, नीली आंखें, बिल्कुल अंग्रेजन लग रही थी। रीता कुछ कहती या पूछती उससे पहले ही वो अंदर आई और अभिनव के गले लग गई।
अभिनव भी उससे मिलकर बहुत खुश था। अभिनव, मुझे पता था तुम जरूर आओगी। उस लड़की ने कहा, बेबी, मुझे तुम्हारे बारे में जैसे ही पता चला मैं आना चाहती थी, पर तुमको तो पता है ना कि अमेरिका में क्या प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैं नहीं आ पाई। अभिनव, कोई बात नहीं डियर, अब तुम आ गई हो ना, अब सब ठीक हो जाएगा। रीता ये सब देखकर दंग थी। क्या हो रहा है ये? रीता अभिनव के पास आकर, आपने नाश्ता फिनिश नहीं किया, पहले नाश्ता कर लीजिए, बातें तो बाद में हो जाएंगी। अभिनव, अच्छा हुआ एंजी तुम आ गई, वरना ये लड़की तो मेरी माँ बन गई थी। ये खाओ, ये मत खाओ, ये करो, वो मत करो, बहुत परेशान किया है इसने। रीता को समझ ही नहीं पा रही थी ये क्या हो रहा था उसके साथ। अभिनव जी ऐसे कैसे बोल सकते हैं? मैं जो भी कर रही हूँ उनकी सेहत को लेकर कर रही हूँ। रीता गुस्से में, ये कौन है? अभिनव, ये एंजेलिना है, सभी लोग अमेरिका में इसको प्यार से एंजी कहते हैं। तुम ऐसा करो, इसका और मेरा नाश्ता मेरे रूम में ही भेज दो, हम साथ में करेंगे नाश्ता। रीता को गुस्सा तो बहुत था, पर वो मन महसूस कर रह गई। कुछ समय बाद वो अभिनव के कमरे में नाश्ता लेकर गई। दोनों ही बातों में लगे हुए थे। रीता की तरफ अभिनव ने ध्यान ही नहीं दिया। रीता अपने कमरे में आकर बहुत रोई, पर फिर खुद ही चुप हो गई। अब अभिनव का डेली का हो गया था। वो नाश्ता, लंच और डिनर सब अपने कमरे में एंजी के साथ ही करता था। रीता अगर दवा देने भी जाती तो उससे बहुत रुडली बात करता था। एक सप्ताह बाद करीब एक दिन रीता ने देखा कि अभिनव और एंजी एक ही पास लेटे हुए थे। ये सब देखकर रीता से रहा ना गया। उसने वहीं पर गुस्सा करना शुरू कर दिया। एंजी को अभिनव के बेड से नीचे उतार दिया। अभिनव, रीता ये क्या हरकत है? मेरा घर, मेरा रूम, मैं जो चाहूँ करूँ, तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? नर्स हो, नर्स की तरह रहो, मेरी वाइफ बनने की कोशिश मत करो। अभी 2 मिनट में तुम मेरे कमरे से निकल जाओ। रीता रोती हुई अपने कमरे में आ गई। वो बहुत रोई, जिससे उसकी तबीयत भी खराब हो गई। अभिनव के पापा जब रात को घर आए तो देखते हैं घर की सभी लाइट बंद थीं। अभिनव और एंजी शायद अभिनव के रूम में ही थे। रीता को उन्होंने इधर उधर देखा, पर उनको रीता कहीं नजर नहीं आई। अभिनव के पापा जब रीता के रूम की लाइट जलाते हैं तो उसको रोता हुआ पाते हैं। अभिनव के पापा भागकर रीता के पास आते हैं। क्या हुआ मेरी बच्ची, ऐसे क्यों रो रही है? रीता उनके गले लगकर बहुत रोती है और रोते हुए सारी बात बता देती है। अभिनव के पापा को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है। वो रीता से कहते हैं, तुम परेशान मत हो, मैं बात करता हूँ अभिनव से। रीता रोते हुए कहती है, पापा जी, आखिर एंजी है कौन इनकी जो अभिनव जी ने मुझे सुना दी? इतने में अभिनव रीता के कमरे में आ जाता है। अभिनव, रीता तुमको क्या दिक्कत है एंजी से? पहले तुम बताओ, हर टाइम तुम मुझसे चिढ़ती रहती हो, मुझे तुम अब बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। ऐसा करो कि कल ही तुम अपना सामान पैक करके वापस चली जाओ। वैसे भी इस हालत में तुमको आराम की जरूरत है, ना कि दूसरों की जिंदगी हराम करने की। एंजी कौन है यही जानना है ना तुमको? तो सुनो, एंजी मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं एंजी से बहुत जल्दी शादी करने वाला हूँ। सुन लिया? अब मुझे कल इस घर में दिखना मत, क्योंकि मेरी केयर तुमसे अच्छी एंजी कर लेगी। रीता रोते हुए अभिनव को देखे जा रही थी और अभिनव बस बोलता जा रहा था। अभिनव के पापा, अभिनव तुम पागल हो गए हो, ये किस तरह से बात कर रहे हो तुम रीता से? रीता ने अपना बहुत कुछ खोया है तुम्हारे लिए, इतनी सेवा की है उसने तुम्हारी, और तुम आज उसको इतना सुना रहे हो, वो भी सिर्फ उस लड़की के लिए। अभिनव, पापा प्लीज आप भी अच्छे से समझ लीजिए, वो आपकी होने वाली बहू है, तो उसका सही से नाम लीजिए, वो सिर्फ लड़की नहीं है। इतना कहकर अभिनव तो अपने रूम में सोने चला गया, पर साथ ही वो अपने पापा और रीता को बेचैन कर दिया। रीता की हालत तो ऐसी हो गई थी, उसको काटो तो खून नहीं, उसकी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। आखिर ये क्या हो रहा है उसकी जिंदगी, अब इस तरह से क्यों कट रही है? क्या गुनाह किया है जो मेरी जिंदगी में परेशानी आ रही है? अभिनव के पापा और रीता की पूरी रात यूं ही कट गई, पता ही नहीं चला कब सवेरा हुआ। अभिनव और एंजी उठकर बाहर आए। अभिनव के पापा बाहर ही सोच में डूबे हुए टहल रहे थे। अभिनव, पापा क्या हुआ आपको, आज नाश्ता नहीं करना? अभिनव के पापा, नाश्ता तैयार नहीं हुआ है। अभिनव, ओके कोई नहीं, मैं ऑर्डर कर देता हूँ, क्या खाना है आपको? अभिनव के पापा,
अब बेटा भूख प्यास नहीं लग रही? अभिनव, अरे पापा, आप उदास क्यों हैं? आपको तो खुश होना चाहिए कि आपका बेटा शादी कर रहा है और बहुत जल्दी आपकी बहू अपने हाथों से नाश्ता और खाना दिया करेगी, है ना एंजी? एंजी, हाँ पापा जी। तभी रीता अपने कमरे से बाहर आती है। उसको देखकर लग रहा था कि उसकी हालत ठीक नहीं है। उसका चेहरा लाल तमतमाता हुआ और आंखें सूजी हुई थीं, जैसे कि रात भर रोई हो। रीता आते ही किचन में गई। वहां उसने ब्रेड और बटर लिया, पापा के लिए चाय बनाई। जब तक चाय बन रही थी उसने पापा को दवा दी। रीता, पापा जी अब दवा खा लीजिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। अभिनव के पापा, रीता तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तुम आराम क्यों नहीं करती? रीता मुस्कुराकर, अब तो ठीक होना मुश्किल है। रीता थोड़ा आगे बढ़ी, तभी उसको चक्कर आ गया और वो गिरने ही वाली थी। तभी किसी ने उसको संभाल लिया। यस था वो। उसने रीता को संभाला और पानी दिया। अभिनव, यार यस, मुझे लगता है अब इनको यहाँ काम करने की जरूरत नहीं है, इनको तुम अपने साथ ले जाओ। अभिनव के पापा, अरे यस बेटा, तुम अचानक इतनी जल्दी? अभिनव, पापा मैंने बुलाया था इनको। अभिनव के पापा, पर क्यों? अभिनव, रीता को वापस ले जाने के लिए। यस अभिनव को बड़ी हैरानी वाली निगाह से देख रहा था। अभिनव, यस इनकी सेहत का ख्याल रखो और हाँ, जल्दी ठीक करना, क्योंकि तुम दोनों को मेरी शादी भी अटेंड करनी है। यस, आपकी शादी? अभिनव, हाँ मेरी शादी एंजी से। अभिनव ने एंजी की तरफ इशारा करते हुए बोला। यस कुछ बोलता उससे पहले ही रीता बोली, यस जी, मेरे कमरे से आप प्लीज सामान ले आइए, मैंने रात ही सामान पैक कर लिया था। यस तो अभिनव और रीता की बातों से हैरान था। कुछ समय बाद अभिनव और एंजी अपने कमरे में चले गए। अभिनव के पापा, रीता तुम ये क्या कर रही हो? अभिनव को आज कुछ याद नहीं, पर प्यार तो वो तुमसे ही करता है ना, और उसकी तुम्हारी शादी हो चुकी है, फिर उसकी दूसरी शादी कैसे हो सकती है? मैं अभिनव को सब सच बता दूंगा, तुम घर से मत जाओ बेटी, वरना सब बिखर जाएगा। रीता, पापा जी बिखर तो बहुत पहले ही गया है, अब तो बस जो कुछ भी हाथ लगे उसको समेटना है। अगर मैं अभिनव जी को याद नहीं, मेरा प्यार, शादी कुछ भी याद नहीं, तो मैं उनको कुछ भी जबरदस्ती याद दिलाने की कोशिश नहीं करूंगी। अभिनव जी को अगर सिर्फ मुझसे प्यार होता तो उनको कुछ याद दिलाने की जरूरत ही नहीं थी, पर मैं तो उनकी जिंदगी में कहीं भी नहीं हूँ। उनकी जिंदगी में एंजी है और मुझे कोई ऐतराज नहीं है एंजी और अभिनव जी की शादी से। आप इनकी शादी में कोई कमी मत रखना। अभिनव के पापा, रीता तुम पागल हो चुकी हो, वो ऐसे तुमको नहीं छोड़ सकता। रीता, पापा जी आप जबरदस्ती उनको मेरा नहीं बना सकते। मैं जिस तरह खुशी से उनकी जिंदगी में आई थी उसी तरह खुशी से जाना चाहती हूँ। मैं उनके लिए कोई भी परेशानी खड़ी नहीं कर सकती। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, ये 10 साल हमने जन्मों से जिए हैं। आप भी उनकी खुशी में खुश रहें, यही सबके लिए बेहतर है। मैं उनकी जिंदगी में ना तो जबरदस्ती आई थी, ना ही जबरदस्ती रहूंगी। रीता पापा को नमस्ते करके चली गई। आज अभिनव के पापा ने रीता को बहुत मायूस दिल से विदा किया। यश भी रीता का सामान उठाकर रीता के पीछे आ गया। रीता पूरे रास्ते रोती रही। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। यश कुछ समय बाद यश रीता घर आ गया। रीता जैसे कि कुछ सुन ही नहीं रही थी, सोच में गुम गाड़ी में बैठी रही। यश गाड़ी से उतरा और रीता का हाथ पकड़कर उसको अंदर ले गया। अवंतिका यश और रीता को देखकर बहुत खुश हुई। यश ने रीता को अपने ही कमरे में बिठाया और खुद कमरे से बाहर आ गया। अवंतिका, यश क्या हुआ? क्या रीता हमेशा के लिए यहाँ आ गई है? यश, मॉम पता नहीं अभिनव के दिमाग में क्या चल रहा है। फिर यश ने अभिनव और रीता का सारा किस्सा मॉम को बता दिया। अवंतिका रीता के पास गई और उसको समझाया। अवंतिका ने रीता का बहुत ख्याल रखना शुरू कर दिया था। अब अवंतिका पहले जैसी नहीं रही थी, वो रीता और उसकी बच्ची का बहुत अच्छे से ख्याल रखती। कुछ दिन बीत जाने के बाद रीता ने यश से कहा, यश जी आपने मेरा और मेरी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखा, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी, पर अब मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। मैं अपनी बेटी और खुद का ख्याल खुद रख सकती हूँ। अब मुझे थोड़ा सही फील हो रहा है, तो आप मुझे जाने दीजिए। यस, रीता ये तुम्हारा भी घर है और यहाँ से तुम जाओगी कहाँ? रीता, अब मैं पहले वाली रीता नहीं रही यश जी, अब मैं एक मजबूत रीता हूँ जिसने हर गम को सहना सीख लिया है। इतने में ही अवंतिका रीता के पास आती है। अवंतिका, रीता ये तुम्हारे लिए अभिनव ने भेजा है। रीता अवंतिका के हाथ से लिफाफा लेकर देखती है,
तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो खुद को संभाल ही नहीं पाती और वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। यश उसको संभालता और कमरे में ले जाता है। यश उस पेपर्स को देखता है। अभिनव ने डिवोर्स पेपर भेजे हैं। यश भी पेपर से देखकर दंग था। रीता को कुछ समय बाद होश आता है। वो अपना सामान पैक करती है और वहां से जाने को होती है। तभी अवंतिका उसका हाथ पकड़ लेती है। अवंतिका, रीता मैं जानती हूँ मैंने पिछले जो भी किया बहुत बुरा किया, पर अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। अगर मैंने तुमको उस समय घर से निकाला ना होता तो आज तुम इस हाल तक ना पहुँचती। पर रीता, सब कुछ ठीक हो सकता है अगर तुम। रीता, क्या क्या मैं? अवंतिका, अगर तुम मेरी यश से शादी कर लो सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल पहले जैसा। तुम इस घर में अपने प्यार और बेटी के साथ रहोगी। रीता, प्लीज तुम मेरे बेटे से शादी कर लो। रीता चीखती हुई नहीं नहीं और रोने लगती है। आंटी प्लीज, मुझसे ये नहीं होगा और मैं यश जी से शादी कैसे कर सकती हूँ? मैं शादीशुदा हूँ। अवंतिका, रीता तुम थी शादीशुदा, अब नहीं हो। देखो ना, अभिनव ने तलाक के पेपर्स तुमको भेज दिए। वो तुमसे प्यार नहीं करता। अगर प्यार करता तो तुमको तलाक देकर वो किसी और से शादी क्यों करता? रीता, आंटी आपने और यश जी ने इन बुरे दिनों में मेरा बहुत साथ दिया है, पर मैं यश जी से शादी नहीं कर सकती। अवंतिका, क्यों नहीं कर सकती? वो तुमसे अभी भी बहुत प्यार करता है और अभिनव के छोड़े जाने के बाद वैसे भी तुम अपने होने वाले बच्चों को क्या क्या जवाब देती फिरोगी? जब लक्ष्मी और तुम्हारा होने वाला बच्चा बड़ा होगा तो दुनिया उनको सारे ताने देगी। और आजकल औरतों को सही कौन मानता है? तुम अपने बच्चों के लिए इतना तो कर ही सकती हो। जब तुमने पहले एक बार समझौता किया था तो एक बार और सही। इसी बहाने तुमको तुम्हारा प्यार, मेरे बेटे को उसका प्यार और तुम्हारे बच्चों को एक अच्छे और प्यार करने वाले पापा मिल जाएंगे। मुझको एक अच्छी बहू मिल जाएगी जिसको मैंने पहले समझने में गलती कर दी थी। क्या तुम मुझे मेरी गलती सुधारने नहीं दोगी? कब तक मैं खुद को कोसती रहूं तुम्हारी इस हालत पर? रीता रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है और मन ही मन सोचती है, क्या सच में मैंने अभिनव जी के साथ समझौता किया था? क्या सच में अभिनव जी मुझसे प्यार नहीं करते? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो मुझसे प्यार नहीं करते तो फिर इस जालिम दुनिया से बचाने के लिए मुझे अपनाते क्यों और मेरे बच्चे को अपना नाम क्यों देते? मुझे मेरे बचपन के सपने को पूरा करने में मेरी मदद क्यों करते? और मैंने उस बार उनसे समझौता नहीं किया था। ये अभिनव जी का प्यार ही था कि उनमें मुझे अपना हमसफर दिखने लगा था। मैंने शादी अपनी मर्जी से की थी, ना कि किसी समझौते से। मैं कैसे भूल जाऊं उनका प्यार, उनकी केयर और उनका अपनापन। भले आज उनको याद नहीं, पर मुझे तो सब याद है। मैं इस राह में उनको अकेले कैसे छोड़ सकती हूँ? वो कैसे ही सही, पर 10 साल गुजारे हैं हमने साथ में। कुछ तो रिश्ता होगा ही मेरा और उनका। कुछ तो सोचा होगा भगवान ने, वरना उनको ही क्यों आना था मेरी जिंदगी में? यश जी और अवंतिका आंटी के एहसान ही सही, पर मैं इन एहसानों का बदला अपने अभिनव जी को धोखा देकर पूरा नहीं कर सकती। मैं यश जी के साथ समझौता भी नहीं कर सकती, चाहे मुझे पूरी जिंदगी अकेले ही रहना पड़े। कम से कम मेरे दिल को तो सुकून होगा कि मेरे साथ मेरे अभिनव जी की यादें हैं और खुशी के वो पल जिनके सहारे मैं अपनी जिंदगी आसानी से जी लूंगी। मैं उनको खुश देखना चाहती हूँ। अगर उनको उस एनजी से शादी करके खुशी मिलती है तो मैं भी खुश हूँ उनको खुश देखकर। मुझे किसी और सहारे की जरूरत नहीं है। और रही इस समाज की बातें, तो मेरे बच्चे बड़े होकर उनको खुद जवाब देंगे कि वो कितने अच्छे और सच्चे इंसान के बच्चे हैं। यही सब सोचते हुए अचानक रीता की आंख लग गई। यश जब कमरे में आया तो रीता को सोता हुआ पाया। बहुत ही मासूम और प्यारी लग रही थी रीता। यश ने दिल ही दिल में कहा, ऐसा लगता ही नहीं कि तुमको 10 साल के बाद मिला हूँ। अभी भी वही मासूमियत, वही बचपना, वही खूबसूरती, कुछ भी तो नहीं बदला है। न मेरा प्यार तुम्हारे लिए। तुम शादी के लिए हाँ क्यों नहीं कर देती रीता? मैं तुमको बहुत खुश रखूंगा, तुमको हर वो खुशी दूंगा जो मैं तुमको नहीं दे पाया। रीता के बाल उसके चेहरे पर आकर उसको परेशान कर रहे थे। इसने बहुत ही प्यार से उसके बालों को उसके गाल से हटाया और धीरे से रीता की तरफ झुका उसको प्यार करने के लिए। तभी अचानक रीता की आंख खुल गई। यश खुद को उससे दूर करना चाह रहा था। तभी रीता ने उसका हाथ पकड़ा और अपने करीब कर लिया, इतना करीब कि यश को समझ ही नहीं आया वो क्या करे। शायद यश समझ गया था
कि रीता इस समय क्या चाह रही है। वो रीता के बहुत करीब गया और उसको किस करने लगा। यश जैसे ही रीता को किस करने जाता है, तभी रीता कहती है, अभिनव जी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपके बारे में ही सोच रही थी। आप आ गए हैं ना, अब सब सही हो जाएगा। आप प्लीज मुझे खुद से अलग मत करना। ये समझ जाता है कि रीता को शायद मुझ में अभिनव नजर आ रहा है। वो खुद को रीता से दूर करता है। रीता यश को अभिनव समझकर उसके गले लग जाती है। यश भी उस समय उसका सहारा बन जाता है। कुछ समय बाद रीता पूरी तरह से होश में आ जाती है। उसको महसूस होने लगता है कि जिसको वो गले लगाए हुए है वो उसके अभिनव जी नहीं है। रीता यश को दूर धक्का देती है और यश के कमरे से जाने लगती है। यश, रीता, मुझे लगा कि तुमको इस समय सहारे की जरूरत है। तो मैं यश की बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि रीता ने कहा, यश जी, मुझे नहीं पता कि आप मुझे सहारा देने की कोशिश कर रहे थे या फ़ायदा उठाने की, पर मुझे इस बारे में अब कोई बात नहीं करनी और अब मैं इस घर से जाना चाहती हूँ। आपकी मॉम ने जो बात मुझसे की थी, मैं वो बात नहीं मान सकती। आप दोनों के बहुत सारे एहसान हैं मुझ पर मैं उन एहसानों के बदले अपने ही ज़मीर को मारकर इस घर में आपसे शादी नहीं कर सकती। यस, पर रीता, मुझ में बुराई क्या है? मैं तुम्हारा वही पुराना प्यार, तुम्हारा यश हूँ। बदल तो तुम गई हो अब। जब हालात हमको फिर से एक करना चाहते हैं तो क्यों अलग होना चाहती हो? क्या तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया था? और तुमने अभिनव से भी तो शादी की थी ना, तो फिर मुझसे शादी करने में क्या दिक्कत है? वो तुमको तलाक के पेपर्स भिजवा चुका है और उसकी आज रात शादी है उस एनजी के साथ। जब वो खुश रह सकता है तुमको भूलकर, तो तुम क्यों नहीं? रीता हल्की सी तलखी मुस्कुराहट के साथ, वह क्या बात कही है? अभिनव से शादी की तो आपसे भी कर लूं, लेकिन आप भूल रहे हैं कि जब मैंने अभिनव जी से शादी की थी उस समय मैं आपको भूल चुकी थी। उस समय मुझे उनकी हरकतों से, उनकी हर एक अदा से मुझे प्यार हो गया था। मैंने उनको किसी मजबूरी या किसी समझौते से नहीं अपनाया था, मैंने उनसे प्यार किया था, तभी की थी शादी। लेकिन आज आज मैं आपको प्यार नहीं करती, न ही मैं अभिनव जी को भूली हूँ जो आपसे समझौता करूँ। और अभिनव जी के प्यार ने मुझे इतना मजबूत और होनहार बनाया है कि मुझे समझौता करने की जरूरत ही नहीं है। रही बात अभिनव जी की मुझे भूलने की, यही बात तो मुझे भी समझ नहीं आई कि जो इंसान मुझे भूल चुका है उसको ये याद नहीं कि मुझसे कभी प्यार किया है। मैं उनकी पत्नी हूँ। जो इंसान सब भूलकर अचानक ही एनजी से शादी करने जा रहा है, तो वो मुझे तलाक के पेपर्स कैसे भेज सकता है, वो भी बिना साइन के? यश भी दंग था रीता की ये बात सुनकर। अभी तक यश ने ये क्यों नहीं सोचा कि जब अभिनव को कुछ याद ही नहीं है तो वो रीता को तलाक के पेपर्स कैसे भेज सकता है। यश रीता के पास आकर, रीता, तुम सही कह रही हो, इस पर हम सभी ने गौर ही नहीं किया। रीता, हाँ, मैं तो तलाक का नाम सुनकर ही अपने होश खो बैठी थी, पर जब मैं आज आपके कमरे में अभिनव जी और अपने बारे में सोच रही थी, तभी मुझे याद आया कि अभिनव जी मुझे तलाक के पेपर्स क्यों भेजेंगे, जबकि उनको कुछ याद भी नहीं है। यस, रीता, पर ये सब अभिनव क्यों कर रहा है? रीता, ये मुझे नहीं पता। अभिनव जी मुझसे दूर क्यों जाना चाहते हैं? मैं उनके पास जाना चाहती हूँ। प्लीज मुझे उनके पास ले चलो। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ क्यों अलग कर रहे हैं वो मुझे खुद से। मुझे पता है वो भी मेरे बिना नहीं रह सकते, फिर वो ये सब क्यों कर रहे हैं? क्या वजह है? यस, रीता, जल्दी चलो वरना बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि आज उसकी शादी है, कहीं देर ना हो जाए। रीता और यश अभिनव के घर जाते हैं, पर वहाँ इस समय कोई नहीं था। घर का गार्ड बताता है कि शादी का प्रोग्राम हिल स्टेशन पर रखा है। गार्ड से पता लेकर दोनों ही वहाँ से जाने लगते हैं, पर दोनों को ही डर था कि कहीं शादी हो गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। यश खुद भी परेशान था, पर उसने रीता को जाहिर नहीं किया। यश, रीता, तुम परेशान मत हो, हम जल्दी ही शादी हॉल पहुंच जाएंगे। रीता खुद को झूठी तसल्ली देती हुई हाँ करती है। कुछ दूर जाने के बाद रास्ते में बहुत लंबा जाम मिलता है। रीता और भी परेशान हो जाती है। रीता, यश जी, प्लीज आज मुझे आप मेरे अभिनव जी के पास पहुंचा दीजिए। मैं आपका जिंदगी भर एहसान मानूंगी। अगर आपने कभी भी मुझसे प्यार किया है तो प्लीज मुझे मेरे प्यार से मिलवा दीजिए। आप कुछ करिए। यश रीता की आंखों में देखता है, जिनमें अभिनव को खो देने का डर और अभिनव के लिए बेशुमार प्यार दिखाई देता है। यश भी समझ नहीं पाता कि आखिर वो कैसे जाए। कुछ समय बाद यश ने गाड़ी को घुमाया
और दूसरे रास्ते से वो रीता को अभिनव को मिलाने के लिए निकल पड़ा। टाइम बहुत ही ज्यादा हो चुका था। उन दोनों को ये डर था कहीं शादी ना हो जाए। जैसे तैसे करके वो दोनों शादी हॉल पहुंच गए। वहां पर रीता भागकर अंदर आती है, जिससे कि वो पास में लगी हुई लकड़ी से टकरा जाती है और उसके सर में थोड़ी सी चोट आ जाती है। पर वो इस समय अपनी चोट भूलकर सिर्फ अभिनव को देखने के लिए आगे बढ़ जाती है। बहुत देर तक इधर उधर देखने के बाद उसको अभिनव मंडप में खड़ा मिलता है। वो भागकर अभिनव के पास आती है। अभिनव अभिनव चिल्लाते हुए अभिनव उसको जब अपनी ओर नंगे पांव और सर से टपकते हुए खून से देखता है तो वो खुद को रोक नहीं पाता। वो रीता के पास भागकर आता है और कहता है, ये सब क्या हुआ, तुम्हारी ऐसी हालत, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, कितना खून निकल रहा है, तुम बिल्कुल बच्ची ही रहोगी क्या। रीता उसका हाथ पकड़ते हुए, क्या हुआ, सिर्फ इतना सा खून देखकर परेशान हो गए, रोज जो जख्म देते हो आप उसका क्या, पल पल मरने के लिए छोड़ दिया था ना, फिर अब ये प्यार और प्यार का ढकोसला क्यों, आप तो शादी करने वाले हैं ना, जाइए करिए जाकर। अभिनव, हाँ वो मैं खून देखकर थोड़ा बहक गया था। रीता तंज मुस्कुराहट के साथ, ओ खून देखकर या किसी अपने का खून देखकर। अभिनव चुप था। तभी पंडित जी ने आवाज लगाई, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। अभिनव मंडप में आगे बढ़ता है। तभी रीता अभिनव का हाथ पकड़कर, अभिनव जी, क्या आपको सच में कुछ भी याद नहीं, मैं, मेरा प्यार, हमारी शादी और हमारी बच्ची। अभिनव रीता की ओर देखते हुए, तुमको समझ नहीं आता कि मुझे कुछ याद नहीं तो फिर क्यों आई हो यहाँ। मेरी शादी होने वाली है, वो भी मेरे प्यार से। एनजी से करता हूँ मैं प्यार, ना कि तुमसे। तुमको तो मैं जानता भी नहीं, लेकिन तुम तो मेरी जिंदगी में जबरदस्ती आना चाहती हो, किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली हो और मेरे संग रिश्ते की बात करती हो। शर्म नहीं आती तुमको। तुम जैसी कुछ लड़कियों की वजह से ही आज समाज सभी लड़कियों को बुरा कहता है। तुम जैसी कुछ लड़कियां ही होती हैं जो प्यार किसी से, शादी किसी और से और अपनी कोख में बच्चा किसी और का रखती हैं। ऐसी लड़कियां ना तो किसी को इज्जत दिलवा सकती हैं और ना ही प्यार। ये सब तुम लोग बस अपने टाइम पास के लिए करती हो या फिर कुछ पैसों के लिए। अभिनव ने आज रीता को बहुत कुछ सुना दिया था जिसकी उम्मीद रीता ने कभी भी नहीं की थी। रीता से रहा नहीं गया। जब उसके प्यार पर सवाल उठे उसने एक जोरदार थप्पड़ अभिनव को मारा। रीता, हाँ आप जैसे इज्जतदार लोग हो, हम जैसी लड़कियों को सपने दिखाते हैं, हम बुरे हैं तो आप कौन सा सही हैं। खुद की अमीरी का फायदा उठाकर न जाने कितनी मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करते हैं। आप जैसे ही वो लोग होते हैं जो गरीब और मासूम लड़कियों को ये सपना दिखाते हैं कि आप सिर्फ उनके हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आप जैसे अमीर लोगों के तो प्यार भी हजार तरीकों के होते हैं, किसी से दोस्ती तो किसी से प्यार, और शादी के नाम पर ना जाने कितनी लड़कियों को धोखा देते हो, उनका फायदा उठाते हो। जब अपना काम निकल जाता है तो उनको अपनी जिंदगी से निकाल फेंकते हो। हाँ, हूँ मैं गलत कि मैंने जिंदगी में 2 बार प्यार किया, वो भी दोनों गलत इंसान से। एक के घर वाले ने नहीं अपनाया, उसको कुछ झूठी बातें बताई, उसने यकीन किया और मुझसे अलग हो गया, मुझे छोड़कर चला गया, ये बिना जाने कि सच्चाई क्या थी। मुझे बिन बताए मुझसे हजारों मील दूर चला गया और मुझे बेसहारा छोड़ दिया। कई सवालों के साथ उसने अपने हिसाब से सही किया, क्योंकि उसका मुझसे काम निकल गया था। मैं थी बेवकूफ़ जो उसको अपना मानने लगी थी और उसको अपना सब कुछ उसके हवाले कर दिया। पर मुझे मेरी मोहब्बत का सिला क्या मिला, रुसवाई, बेइज्जती और उसकी बेवफाई की निशानी। उस मासूम का तो इसमें कोई कसूर नहीं था, इसलिए मैं उसकी निशानी को बेसहारा होकर भी दर दर भटकती रही। फिर आप आए मेरी जिंदगी में, फिर आपने दिखाए वही सपने, वही उम्मीद जिससे मैं पहले छोड़ आई थी। ना चाहते हुए भी न जाने कब आपसे प्यार कर बैठी और आपके प्यार, आपकी बातों पर मुझे भरोसा हो गया। फिर हमारी शादी हो गई। 11 साल। अभिनव जी, 11 साल बहुत होते हैं एक इंसान को जानने के लिए, लेकिन आपने मुझे फिर गलत साबित कर दिया। आप भी वही निकले जो मुझसे मेरे पहले प्यार ने किया था। आपका काम होने के बाद आपने मुझे छोड़ दिया। आखिरकार दिखा ही दिया आपने अपना असली चेहरा और मुझे एक बार फिर गलत साबित कर दिया। ये बता दिया मुझे कि मर्द आप जैसे ही होते हैं जो लड़कियों को कभी भी अपनी जिंदगी से बाहर कर सकते हैं, और हम पागल लड़कियां आप जैसे लोगों को पहचानने में गलती कर बैठते हैं। मैं तो कहीं भी गलत नहीं थी अभिनव जी, कहीं भी नहीं। जब पहले प्यार किया तो उसकी होकर रही, मैंने उससे बेवफाई नहीं की। जब आप मिले
तब अपने पहले प्यार को पूरी तरह से भूलकर आपकी हुई। मैंने तो आपके साथ समझौता भी नहीं किया, न ही आपके प्यार का कोई गलत फायदा उठाया। फिर मैं कैसे गलत हो गई? कहते कहते रीता फूट फूट कर रो पड़ी। तभी उसकी बेटी लक्ष्मी वहां आई। बोली, मम्मा आप रो मत प्लीज, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली हैं। आप मेरी बेस्ट मम्मा हो, मुझे भी अब कोई पापा नहीं चाहिए। मैं और आप चलते हैं इस झूठे शहर और अनजान लोगों से दूर, इतनी दूर कि ये लोग हम तक कभी ना पहुंच पाएं। अभिनव और वहां के बाकी सभी खड़े लोग देख रहे थे कि जो मासूम अभी तक अपने बचपन को जी रही थी, एक ही पल ने उस 10 साल की बच्ची को बहुत बड़ा बना दिया था। लक्ष्मी ने रीता के आंसू पोंछे और उसको चलने के लिए हाथ पकड़कर अभिनव की तरफ पीट करके चल दी। साथ में यश चला तो लक्ष्मी ने हाथ से इशारे से उसको मना कर दिया। लक्ष्मी, प्लीज अंकल, अब मेरी मम्मा और मुझे किसी की भी कोई झूठी हमदर्दी नहीं चाहिए। मेरे लिए मेरी मम्मा और उनके लिए मैं काफ़ी हूँ। रीता और लक्ष्मी अभी कुछ ही दूर चले थे कि रीता को अचानक से दर्द उठ गया। रीता दर्द में थी। उसको ऐसा देखकर अभिनव, यश और बाकी सभी लोग उसकी तरफ भागते हैं। अभिनव उसको गोद में उठाता है और पास के ही हॉस्पिटल ले जाता है। रीता के लेबर पेन था, पर उसकी हालत इस समय बहुत ही नाजुक थी। लक्ष्मी का तो रो रो कर बुरा हाल था। अभिनव और यश दोनों ही उसको चुप करवाने की कोशिश करते हैं। बहुत समय बाद आखिरकार डॉक्टर बाहर आकर खुशखबरी देते हैं। मुबारक हो, चांद सा बेटा हुआ है। आप में से जो भी उसका फादर है, अंदर आकर मिल लीजिए। अभिनव और यश दोनों ही एक साथ रूम की तरफ बढ़ते हैं। कहते हैं, मैं जाता हूँ। पर अभिनव को जाता देख यश वहीं रुक जाता है। अवंतिका यश के पास आती है और कहती है, शायद तुम्हारी किस्मत में रीता का प्यार नहीं है। मेरी 1000 कोशिश के बाद भी वो तुम्हारी नहीं हुई। यश अपनी मॉम का चेहरा देखता है और सोचता है कि ये मॉम क्या बोल रही हैं। इधर रीता बेहोश थी। यश बच्चे की ओर बढ़ता है, उसको छूता है। नर्स उस बच्चे को अभिनव की गोद में दे देती है। अभिनव उस बच्चे को गोद में लेते ही रोने लगता है। ये अभिनव के खुशी के आंसू थे। कितने अरमान किए थे उसने अपने बच्चे के लिए, लेकिन जब बच्चे होने की बारी आई तो उसने कितने ही दुख दिए रीता को। वो बच्चे को रीता के करीब ले जाता है और कहता है, देखो ना, ये बिल्कुल मुझ पर गया है, तुम पर नहीं। कहते कहते अभिनव की आंख भर जाती है। उसकी आंख से एक आंसू निकलकर रीता के हाथ पर गिरता है। रीता के हाथ में कुछ हलचल सी होती है। नर्स जल्दी से डॉक्टर को बुलाती है। जब तक डॉक्टर आती हैं, रीता पूरी तरह से होश में आ चुकी थी। वो अपने पास खड़े अभिनव को देखती है और उसकी गोद में वो बच्चा। रीता को लगता है जैसे ये सब सपना हो। अभिनव यहाँ कैसे आ सकता है? उनकी तो शादी हो रही होगी एनजी से। अभिनव कहता है, रीता इतना हैरान मत हो, मैं तुम्हारा अभिनव हूँ। रीता नाराजगी से अपना चेहरा दूसरी ओर कर लेती है। अभिनव, मुझे पता है कि मेरी गलती माफ़ी के लायक नहीं है, पर फिर भी मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। जो भी सज़ा दोगी मुझे मंजूर है। रीता, घर चलो, मैं तुमको सब बता दूंगा, शायद तुम मुझे समझ सको। रीता कुछ नहीं कहती, अपना मुंह वो दूसरी तरफ ही किए रहती है। अभिनव कुछ समय बाद चला जाता है। पूरे हॉस्पिटल में अभिनव और यश मिठाई बांटते हैं। सभी लोग खुश थे वहाँ, सिवाय अवंतिका के। 2 दिन के बाद रीता की हॉस्पिटल से छुट्टी हो जाती है। इन 2 दिनों तक अभिनव रीता का बहुत ख्याल रखता है। छुट्टी के बाद रीता को अभिनव अपने घर ले जाता है, पर वो रास्ते में ही अभिनव के साथ जाने से मना कर देती है। अभिनव के पापा रीता को प्यार से समझाते हैं। कहते हैं, बेटा, तुम्हारी हालत में थोड़ा सुधार हो जाए, फिर तुम जहाँ जाना चाहोगी वहाँ चली जाना। रीता अभिनव के पापा के कहने पर अभिनव के घर चली जाती है। रीता अभी भी अभिनव से नाराज थी। वो ना अभिनव से बोली और ना ही उसने कोई सवाल किया। अभिनव एक दिन अपने बेटे को गोद में लेकर प्यार कर रहा था, तभी रीता वहां आ जाती है। अभिनव, देखो ना रीता, ये सच में बिल्कुल मुझ पर गया है। रीता, हाँ, शायद इसीलिए आपको इस पर ज़्यादा ही प्यार आ रहा है। खुद का बच्चा है, शायद इसलिए आपकी याददाश्त वापस आ गई, वरना तो दूसरी शादी करने जा रहे थे। मुझे ऐसा फील होता है कि अब मैं बिल्कुल ठीक फील कर रही हूँ, तो मुझे इस घर से चले जाना चाहिए। अभिनव, रीता, मैं जानता हूँ कि मुझसे कुछ गलतियाँ हुई हैं, पर तुम ऐसा नहीं कर सकती। रीता, क्यों नहीं कर सकती? ओह, ये तो आपका बच्चा है ना, मैं इसको कैसे ले जा सकती हूँ? इस पर तो सिर्फ आपका हक है। तो ठीक है, आप अपने बच्चे को रखिए, मैं और लक्ष्मी जा रहे हैं।
अभिनव रीता का हाथ पकड़ते हुए, रीता प्लीज ऐसी कठोर मत बनो। मैं इस बच्चे से इसकी माँ नहीं छीन सकता, और तुम जानती हो कि मैं लक्ष्मी के बिना भी नहीं रह सकता। उसमें जान बसती है मेरी। रीता, इसलिए आपने अपनी जान को खुद से इतनी दूर रखा था ना। अभिनव, रीता प्लीज मेरी बात सुनो। अगर तुमको कोई शिकायत है या कुछ कहना है तो मुझसे कहो, पर यूं ताने सुनाकर और मुझसे कोई भी सवाल ना करके खामोश मत रहो। तुम्हारी खामोशी मेरी जान ले लेगी। रीता अपना हाथ झटके से छुड़वाते हुए कमरे से बाहर जाती है। शाम के समय पर रीता अपने कमरे में बेटे को दूध पिलाती होती है। तभी एंजी वहां आती है। एंजी को देखकर रीता उसकी तरफ पीठ कर लेती है। एंजी, रीता सॉरी, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है, पर मैंने जो भी किया अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए किया। उसने ही मुझे कॉल की, उसने मुझे सब बताया। उसने कहा कि उसको लगता है कि इससे तुम अभी भी प्यार करती हो। उसने मुझसे जैसा जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। तुम उसको गलत मत समझो रीता। अभिनव तुमसे बहुत प्यार करता है। तुम्हारे अलावा उसकी ज़िंदगी में कोई भी नहीं है, न तुम्हारे मिलने से पहले न तुम्हारे मिलने के बाद। वो बहुत अच्छा इंसान है। उसने जो भी किया सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए। रीता, कितनी अजीब बात है ना, तुमको ये बताना पड़ रहा है कि वो मुझसे प्यार करते हैं, जबकि मैं तो ये समझती हूँ कि किसी और को कुछ बताने की जरूरत ही नहीं थी कि वो मुझसे प्यार करते हैं। मैं जानती हूँ वो मुझसे कितना प्यार करते हैं, तब से जब से मिले हैं। पर मैं तब गलत पड़ गई जब मेरे जज्बातों का मजाक बनाया गया, मेरी मोहब्बत की तौहीन की गई, मुझे एक गलत लड़की बताया गया। एंजी, मैं जानती हूँ तुम्हारा दिल दुखा है, पर इसमें अभिनव की कोई गलती नहीं है। कोई और है इसके पीछे। तुम्हारे और अभिनव की जिंदगी में कोई तीसरा है जिसने तुम दोनों को अलग करना चाहता है। रीता, कौन है वो? रीता जब एंजी से पूछती है कौन है वो इंसान जो मुझे और अभिनव जी को कौन जुदा करना चाहता है और क्यों? एंजी, रीता, वो यस की मॉम। उन्होंने ही तुमको और अभिनव को अलग होने के लिए बोला था। रीता, क्या और क्यों? एंजी, मैं तुमको सब बताती हूँ। अभिनव ने जब मुझे कॉल किया तो मैं भी दंग थी कि अचानक से अभिनव को मेरी याद कैसे आ गई, वो भी इतने समय बाद। अभिनव और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं, पर कभी भी हम दोनों के बीच दोस्ती के अलावा कोई रिश्ता नहीं था। हमारी दोस्ती की लोग मिसाल देते थे क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के दुख सुख में साथ रहते थे। मैं अभिनव की शादी में नहीं आ पाई क्योंकि उस समय मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था। अभिनव तो आना चाहता था, पर मैं उसकी खुशियों के बीच किसी को नहीं आने देना चाहती थी, इसलिए मैंने उसको अपनी कसम देकर रोक दिया। तुम्हारी शादी के कुछ ही महीने बाद मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए। मैंने तब भी अभिनव को नहीं बताया, या यूं समझो कि मुझे इतना होश ही नहीं था कि मैं किसी को इन्फॉर्म कर पाती। करीब 10 साल बीत गए। एक दिन जब अभिनव की कॉल आई तो मैं बहुत खुश हो गई। उसने मुझसे कहा कि उसको मेरी हेल्प की ज़रूरत है। अभिनव ने मुझे तुम्हारे और अपने बारे में सब बताया, तुम्हारी पिछली ज़िंदगी की सारी बातें बताईं। उसके बाद अभिनव ने कहा, एंजी, रीता जब भी इसको देखती है खुद को असहज महसूस करती है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी कहीं उसके दिल में इसके लिए प्यार है। अभिनव ने बताया कि उसका अभी कुछ दिनों पहले ही बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। मुझे ये पता चल चुका है कि लक्ष्मी यश और रीता की बेटी है, और ये बात यश भी जान चुका है। वो लक्ष्मी से मिलकर गया है। मैं यही सब सोचता हुआ हॉस्पिटल जा रहा था, पर न जाने कब मेरा ध्यान हॉस्पिटल रोड से हट गया और गाड़ी दूसरी तरफ मोड़ ली। शायद मुझे थोड़ा समझने के लिए टाइम चाहिए था, पर मैं लक्ष्मी और रीता के बिना नहीं रह सकता था। अगर सच में मुझे ये दोनों छोड़कर चली गईं तो मैं कैसे जीऊँगा? मेरे दिमाग में न जाने कितनी बातें थीं कि अचानक से मेरे सामने कुछ बच्चे आए। उनको बचाने के लिए मैंने गाड़ी दूसरी ओर की, पर गाड़ी पलट गई और मेरा बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद मुझे कौन लाया, क्या हुआ मेरे साथ, मुझे कुछ भी याद नहीं। जब मुझे हल्का सा होश आया तो मुझे ये महसूस हुआ कि रीता का हाथ मेरे हाथ में है। मैं फिर बेहोश हो गया। जब कुछ दिनों बाद मुझे होश आया, मैं सही हुआ, तब मुझे मिलने यश की मॉम अवंतिका जी आईं। अवंतिका, हेलो अभिनव, कैसे हो तुम? अभिनव, जी मैं ठीक हूँ, आप बताइए यहाँ कैसे? अवंतिका, अभिनव, तुम्हारी बच्ची और तुम्हारी वाइफ दोनों ही मेरे घर पर हैं, आराम से हैं और खुश भी हैं। अभिनव हल्की मुस्कान के साथ, थैंक यू। अवंतिका,
अभिनव, वैसे तुम जानते नहीं शायद रीता की पिछली जिंदगी के बारे में। अभिनव, अवंतिका जी, आज आप मुझसे ये बताने आई हैं कि मैं रीता के बारे में क्या जानता हूँ क्या नहीं। मुझे उसकी पिछली जिंदगी से कोई भी लेना देना नहीं है। मैं खुश हूँ उसके साथ। अवंतिका, अभिनव, अगर तुमको सब पता है तो फिर तुमको ये भी पता होगा कि वो बच्ची यानी कि लक्ष्मी वो किसकी बेटी है। अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। लक्ष्मी मेरे बेटे यश की बेटी है। रीता मेरे बेटे यश से प्यार करती थी। तुमको ये लगता होगा कि तुम खुश हो उसके साथ, पर क्या वो खुश है तुम्हारे साथ? अगर है तो फिर वो मेरे बेटे यश के सामने खुद को असहज महसूस क्यों करती है? वो लक्ष्मी को हम सभी से दूर क्यों रखना चाहती थी? इसलिए ताकि वो यश को भूल जाए। क्योंकि अगर वो यश को चाहती नहीं थी तो फिर लक्ष्मी से बात करने के लिए मना क्यों करती? वो यश को देखकर खुद को काबू नहीं कर पाती है, इसलिए उसका सारा गुस्सा लक्ष्मी पर निकलता है। वो उस समय चिल्लाती है और यश से बात करने को मना करती है। और रीता इसलिए सब कर रही है क्योंकि तुम्हारे बहुत सारे एहसान हैं उसके ऊपर। वो तुमसे प्यार नहीं करती है, सिर्फ एक समझौते के साथ रिश्ता निभा रही है। वो अक्सर रातों को रोती है। क्यों? यश की याद में। तुमको इतने सालों में पता ही नहीं चला, पर अब समझ जाओ। उससे जबरदस्ती का रिश्ता मत रखो। अभिनव, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे को रीता से दोबारा अलग मत करो। एक बार मैं ये गलती कर चुकी हूँ, पर अब नहीं, मैं तुमको उसके साथ नहीं रहने दे सकती। और मुझे लगता है कि तुमको भी उसे खुद से दूर कर देना चाहिए ताकि उन दोनों का प्यार मिल जाए। तुम्हारा क्या है, तुमको तो कोई भी लड़की मिल जाएगी, पर मेरा बेटा किसी और से शादी नहीं करेगा। उसकी रीता उसको लौटा दो। अभिनव, कुछ करो। अभिनव, अवंतिका जी, प्यार तो मैं भी बहुत करता हूँ रीता से, इतना कि जितना आपका बेटा नहीं करता है। मुझे जब से रीता मिली है मेरी जिंदगी बन गई है। मैं उसके बिना जीने की कभी सोच भी नहीं सकता। अगर रीता को यश से अभी भी प्यार है तो मैं उन दोनों को मिलाने के लिए कुछ भी करूँगा। मैं अपने प्यार की कुर्बानी देकर रीता के प्यार से उसको मिलवाऊंगा। ये सब मैं सिर्फ अपनी रीता के लिए करूँगा, पर मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कैसे करूँ। अवंतिका, उसकी चिंता तुम मत करो। अभिनव, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगी। बस तुमको वही करना है जो मैं कहूँगी। अभिनव ने हाँ कह दिया। उसके बाद अवंतिका ने अभिनव को सारा प्लान बताया कि तुम पिछले 10 साल की याददाश्त खोने का नाटक करो। इसमें मेरे साथ साथ और भी लोग तुम्हारा साथ देंगे। वैसे भी रीता की अभी ऐसी हालत नहीं है कि वो डॉक्टर से कुछ पूछे या कुछ तुम्हारा इलाज करे। अभिनव अवंतिका की बात को मान लेता है और तभी से शुरू होता है यश की याददाश्त जाने का ड्रामा। एनजी आगे बताती है कि जब तुम घर आकर रहने लगी और उसके करीब जाने की कोशिश करने लगी तो अभिनव को अवंतिका जी ने कहा, तुम किसी और से प्यार या शादी करने का नाटक करो। अभिनव ने कहा था उस समय कि अवंतिका जी, जहाँ तक मैं जानता हूँ अपनी रीता को वो मुझे छोड़ने को तैयार नहीं है। इतना सब कहने के बाद भी वो मेरा इतना ख्याल रखती है। मुझे लगता है वो मुझसे सच्चा प्यार करती है। अवंतिका, पागल मत बनो अभिनव, वो सिर्फ इसलिए ये सब कर रही है कि तुम्हारी इज्जत पर कोई आंच ना आए। तुम इतने अमीर इंसान हो, हर जगह तुम्हारी जान पहचान है। अगर वो यश के पास जाएगी तुमको छोड़कर तो बहुत सारी बातें बनेंगी, इसलिए वो तुमको आसानी से नहीं छोड़ना चाहती है। तुम ऐसा करो, उसको छोड़ दो। तुम्हारे छोड़े जाने के बाद उसका कोई और ठिकाना नहीं बचेगा, वो यश के पास ही आएगी। बस फिर क्या, दोनों एक हो जाएंगे। उसके बाद अभिनव ने मुझे बुलाया और फिर मेरी एंट्री हुई। उसके आगे का तो तुमको सब पता ही है रीता। ये सब सुनने के बाद भी तुम अगर अभिनव को छोड़कर चली जाओगी तो तुम बहुत बड़ी गलती करोगी। बाकी सब तुम पर डिपेंड करता है। और एक बात, अभिनव ने सिर्फ मुझसे शादी करने का झूठा नाटक किया था, पर उसने तुमको तलाक के पेपर्स नहीं भेजे थे रीता। इसका मतलब ये सब कुछ किया हुआ अवंतिका आंटी का है। मैं उनको कितना अच्छा समझने लगी थी, पर मैं भूल गई थी कि ये पुरानी अवंतिका है जिन्होंने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे घर से निकाला था। मैं इनको कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। रीता कुछ समय बाद अभिनव के पापा के रूम में जाती है। वहाँ अभिनव अपने पापा से बात कर रहा होता है। अभिनव, पापा, मुझे रीता छोड़कर जाने की बात कर रही है। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, उससे जुदा नहीं रह सकता। वो मेरी ज़िंदगी है। मैंने उसके साथ जो भी किया सिर्फ उसका प्यार दिलाने के लिए किया। अभिनव के पापा, अभिनव बेटा, जब तुमने सब पहले से ही फैसले कर लिए थे तो फिर अब सारी बातें मुझे क्यों बता रहे हो?
तुमने 1 साल में रीता के साथ जो भी किया है, अगर कोई और लड़की होती तो तुमको पलटकर देखती भी नहीं। पर बेटा, रीता उन सभी से अलग है। वो आखिर तक तुम्हारे पास आई तुम्हारी शादी रोकने, पर तुमने उसको वहाँ भी जलील किया। रीता एक बहुत समझदार लड़की है, पर तुमने उसके साथ जो भी किया उसके लिए मैं तुमको कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। मैं रीता के साथ जाऊँगा इस घर से। अब मैं उसका बाप बनकर उसके साथ रहूँगा। अभिनव रोते हुए, पापा मुझे माफ़ कर दीजिए। अभिनव के पापा कमरे से निकल जाते हैं। उनके पीछे पीछे अभिनव भी कमरे से बाहर आता है। बाहर आकर देखता है कि रीता उसके पापा घर से बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं। तभी अवंतिका और यश वहां आते हैं। अवंतिका, रीता बेटी, चलो तुम मेरे घर चलो, सब ठीक हो जाएगा पहले जैसा। हम दोनों तुमको लेने आए हैं। रीता तेज आवाज में, बस अवंतिका बस, कितना कितना और झूठ बोलोगी आप खुद कितना गिर चुकी हो इस झूठ में। कभी सोचा है आपने? अपने बेटे की 2 पल की खुशी के लिए आप मुझे मेरे ही परिवार से अलग कर रही हैं। अगर इतना ही शौक था मुझे अपनाने का तो तब क्यों नहीं अपनाया, जब आपका मुझ पर हक था। उस समय तो मैं एक गरीब लड़की थी जो आपके बेटे को फंसा रही थी। तो अब क्या हुआ, अब भी वही लड़की हूँ। अवंतिका, मैं जानती हूँ गलती मेरी है, पर मैं तुमको अब अपनाना चाहती हूँ। तुम चलो इस घर से। अवंतिका ने रीता का हाथ पकड़ा और बाहर की तरफ जाने को हुई। तभी रीता ने झटके से अपना हाथ अवंतिका से छुटाया और कहने लगी, शायद आप भूल रही हैं, मैं डॉक्टर अभिनव की वाइफ हूँ। मैं खुद डॉक्टर रीता हूँ, एक मशहूर और इज्जतदार की पत्नी और एक बिजनेसमैन की बहू। अब मैं वो गरीब लड़की नहीं रही। और आपको याद दिला दूं कि हमारी कंपनियां और हॉस्पिटल आपकी अमीरी से कई गुना ज़्यादा हैं। मैं आपको यहाँ अमीरी गरीबी इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको याद दिला सकूँ कि एक गरीब और दर दर भटकने वाली को इतने बड़े घर के बेटे ने अपनाया था, वो भी बिना किसी मतलब, बिना किसी लालच के। आपकी सारी सच्चाई मुझे पता चल चुकी है, तो प्लीज़ मेरे सामने अच्छा बनने की कोशिश ही ना करें तो अच्छा होगा। यस रीता, मैं जानता हूँ कि मॉम ने तुम्हारे साथ जो किया वो गलत था, पर तुम भूल रही हो अभी तुम जिस दर्द से गुजरी हो उसमें मैंने और मेरी मॉम ही तुम्हारा सहारा बने हैं। रीता, दर्द भी तो इन्हीं का दिया हुआ है। सब कुछ तो प्लानिंग की हुई थी, अब ऐसे बन रही हैं जैसे कुछ जानती ही नहीं। यस, कि क्या कह रही हो तुम? ये लफ्ज यश के बहुत मुश्किल से निकले थे। रीता, हाँ यश जी, मैं सच कह रही हूँ। फिर रीता ने यश को वो सारी सच्चाई बता दी जो एंजी ने रीता को बताई थी। सब कुछ सुनने के बाद यश लड़खड़ा गया। उसको अभिनव ने सहारा दिया। यश एक जगह बैठकर रोने लगा। यश, क्यों मम, क्यों? आखिर हर बार मैं और रीता ही क्यों? क्या किया मैंने आपकी पहले बात मानी और रीता को छोड़कर चला गया, सिर्फ इस शर्त पर कि वापस आकर आप मेरी शादी रीता से करवा देंगी। जब मैं वापस आया तब आपने रीता पर जाने कितने झूठे इल्जाम लगाए। फिर जब मुझे दोबारा रीता मिली और मुझे पता चला कि लक्ष्मी मेरी बच्ची है, रीता उस समय भी सही थी, तब आपने हम दोनों से माफ़ी मांगी थी। सब सही चल रहा था, फिर क्यों किया आपने ये सब? अवंतिका रोते हुए, मुझे पता है मैंने जो भी किया सब गलत था, पर जब दोबारा रीता को तुमने देखा तो तुम उसके सपने सजाने लगे। तुम अपनी बेटी को पाकर बहुत खुश थे, पर मुझे तुम्हारी उदासी बहुत दर्द देती थी। तुमको रीता के खोने का दर्द मैं महसूस कर सकती थी और मुझे लगा कि अभिनव रीता से बहुत प्यार करता है, इसलिए मैं जो भी कहूँगी वो वैसा ही करेगा। सब कुछ सही चल रहा था, पर ये रीता तुमसे शादी के लिए मान ही नहीं रही थी। तभी मैंने इसको तलाक के झूठे पेपर्स भिजवाए, पर इसको अभिनव पर भरोसा था और ये पहुंच गई शादी हॉल तुम्हारे साथ। मैं मजबूर थी, तुम्हारे प्यार को मिलाने के लिए मैंने सब किया। बस बस मॉम, और कितना गिरोगी आप? अभिनव रीता के पास जाता है। रीता, मुझे पता है मेरी गलती माफ़ी मांगने के लायक नहीं है, पर फिर भी मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मुझे जो सज़ा देनी हो दे सकती हो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। रीता अभिनव को देखते हुए, आपने मुझ पर यकीन ना करके एक ऐसे इंसान पर यकीन किया जिन्होंने पूरी ज़िंदगी सिर्फ झूठ पर जी है। अभिनव, मुझे लगा शायद तुम भी इसको प्यार करती हो। मुझे अवंतिका जी ने ऐसे समझाया कि मुझे लगा तुम। रीता ने बीच में ही टोकते हुए कहा, क्या तुम? अगर मैं आप पर यकीन ना करती, कर लेती किसी और से शादी,
फिर क्या करते? रीता, अभिनव जी, आप ना बिल्कुल पागल हैं। आप जैसे लोग खुद ही फैसला कर लेते हैं कि लड़की को क्या चाहिए क्या नहीं। कभी उसकी मर्जी जानना जरूरी नहीं समझते। खुद को महान और बड़ा दिखाने के लिए, अपने प्यार को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर आप जैसे लोगों को शायद ये नहीं पता कि आप जैसे लोगों की वजह से न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। आप खुद को महान साबित करने के लिए एक बार भी उस लड़की से ये नहीं पूछते कि क्या वो लड़की तुमसे प्यार करती है या नहीं। सारे फैसले खुद अकेले हो जाते हैं। अभिनव जी, आपको याद है, हमने पिछले 10 सालों से शादी कर ली थी, पर हम पति पत्नी तो 1 साल पहले बने। आपको अगर याद है तो सोचें, अगर मुझे एसजी से प्यार होता तो हमारे साथ उस रात वो नहीं होता जो पिछले 10 सालों में नहीं हुआ। हम उस रात पहली बार करीब आए। मैंने पहली बार खुद को पूरा माना और आपने फिर भी मेरी मोहब्बत नहीं समझी। अभिनव, सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। यश वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि मॉम, आज के बाद मेरा और आपका कोई रिश्ता नहीं है। आपको बहुत शौक है ना दूसरों की लाइफ खराब करने का, तो आप आज से अपनी सारी उम्र खुद की जिंदगी बनाने और बेटे की जुदाई में ही काटेंगी। रीता, नहीं एसजी, इन्होंने जो किया माँ समझकर किया। इनको इतनी बड़ी सजा मत दो। आप इनको छोड़कर चले गए तो आपके सिवा इनका है ही कौन। यस, देखें माँ, ये होती है एक औरत जो दूसरे का दर्द समझे, पर आपने तो कभी किसी का दर्द ही नहीं समझा। ठीक है, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, पर आपने जो किया है उसकी सजा तो आपको मिलेगी। मैं कसम खाता हूँ अपनी बच्ची लक्ष्मी की कि मैं किसी से भी शादी नहीं करूँगा। आप मुझे ऐसे ही जिंदगी भर कुंवारा और दर्द में देखते हुए अपनी जिंदगी गुजारना। इतना कहकर यश वहाँ से चला जाता है। अवंतिका ने रीता और अभिनव सभी से माफ़ी मांगी और अपने घर चली गई। अवंतिका को रीता ने माफ़ कर दिया था क्योंकि आज वो अपने प्यार के साथ थी। कुछ भी हुआ हो उनके बीच 1 साल में, पर आज दोनों का रिश्ता और भी मजबूत हो गया था। कुछ समय बाद रीता अपने कमरे में जाती है, तभी अभिनव वहाँ आता है और कहता है, मुझे माफ़ करने के लिए थैंक यू। रीता, आपको माफ़ नहीं किया है मैंने। अभिनव, क्या कह रही हो रीता? रीता, हाँ, हमने आपके लिए एक सज़ा सोची है और वो सज़ा ये है कि अब आप हमसे कभी भी दूर मत जाना। कोई भी कुछ भी कहे, बस इतना याद रखना कि आप मेरे हैं और मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी रीता। अभिनव और रीता दोनों ही गले लग जाते हैं। दोनों को ऐसा लग रहा था बरसों बाद ऐसा मिलन हो रहा हो। तभी अभिनव के पापा खांसते हैं, अभिनव बेटा, अब अगर तुमने मेरी बेटी को कोई भी दुख दिया तो मैं, रीता और बच्चे तुमको छोड़कर चले जाएंगे। अभिनव, नहीं पापा, अब आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। सभी लोग बातें ही करते होते हैं कि एनजी आती है और अभिनव से कहती है, अभिनव, अब मैं चलती हूँ, मेरा काम खत्म। रीता एनजी के पास जाकर, तुम बहुत अच्छी दोस्त हो, मिलने आती रहना। एनजी घर से चली जाती है अपने देश। इधर यश घर में तो रहता है, पर ना अपनी मॉम से बात करता है ना हंसता है। बात काम से, उसके बाद घर। अवंतिका खुद को आज कोस रही है, पर क्या फायदा, क्योंकि उन्होंने जो किया वो सच में माफी के लायक नहीं था। रीता और यश ने अवंतिका को इससे पहले भी माफ किया था, पर शायद अब यश उनको किए की सजा देना चाहता था। आज 20 साल हो गए इस बात को। यश ने अपनी कसम नहीं तोड़ी। अवंतिका जी की हालत अब और भी बुरी हो चुकी है, पर उनकी जिंदगी है, शायद भगवान बुरे लोगों को जल्दी अपने पास भी नहीं बुलाता है। इधर अभिनव और रीता के बच्चे अब काफी बड़े हो गए हैं। बेटा अंश देखने में पापा की तरह ही है और डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है। लक्ष्मी की शादी हो चुकी है, वो फैशन डिजाइनर है। अपनी फैमिली के साथ साथ वो बिजनेस भी करती है। अभिनव और रीता की उम्र हो गई है, पर खुशी में अभिनव की उम्र का पता ही नहीं लगता। आज भी वो दोनों जवान दिखते हैं, अपने प्यार की तरह। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।